गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपका पहला क्लास था तो मैंने सोचा कुछ दूर दराज से आने वाले लोगों को अवसर दूं। कल से आप लोग 8-10 में जरूर आ जाइएगा। देखो, ये जो इस क्लास होता है इसका काफी इंतजार होता है बच्चों को, क्योंकि सब्जेक्ट एज अ होल जानने का अवसर इस क्लास में मिलता है बच्चों को। लेकिन एक दिलचस्प स्थिति यह होती है कि सब्जेक्ट एज अ होल इसमें मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन बच्चे बिल्कुल ही बेसिक लेवल पर होते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना भी इनिशियली मुश्किल होता है, क्योंकि अभी जब क्लास आप स्टार्ट कर रहे हो तब की मानसिकता, अब जब थोड़ा सा क्लास आप कर लोगे तो उसके बाद की मानसिकता और कोर्स फिनिश होने की मानसिकता, इसमें बड़ा अंतर आ जाता है। जब कोई बच्चा एक बार डिसाइड करता है कि हमें आईएएस की तैयारी करनी है, तो उसे लगता है कि हमने निश्चय ले लिया कि तैयारी करनी है, और मतलब है करनी है, और अगर तैयारी करनी है तो फिर सफलता होनी है। तो जो चलता है घर से, गार्जियन से आशीर्वाद लेकर, फाइनेंशियल सपोर्ट का आश्वासन लेकर, तो उसकी आंखों में एक बहुत बड़ा मतलब स्वप्न होता है। हालांकि इसमें मैं सारे बच्चों को ये चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें भी कैटेगराइजेशन है। कुछ लोग दबाव के तहत भेजे जाते हैं, कुछ लोग विकल्पहीनता की स्थिति में आते हैं, कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं कि जरा देखूं कि भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन कैसा है। लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि अधिकतर जो बच्चे इस फील्ड में आते हैं तैयारी करने के लिए, इसमें 60% बच्चे जरूर इस उम्मीद से आते हैं कि हमें सफल होना है। जिसमें वो घर से चलते हैं उसमें मानसिकता ये होती है कि अगर हमने ठान लिया कि हमें क्वालिफाई करना है तो फिर क्वालिफाई करना है, और जब यहां उनको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सिद्धांत एक बहुत अलग चीज होती है और व्यवहार अलग, लेकिन जब उन्हें अध्ययन की प्रक्रिया से गुजरना होता है तो वास्तव में उसके उतार चढ़ाव, गर्मी ठंडा, दबाव, ये झेलना अपने आप में एक चुनौती होती है। 24 आवर्स में लोग कितनी बार निराश होते हैं और कितनी बार उत्साह में आते हैं। एक क्वेश्चन कुछ समझ में आ गया तो बहुत उत्साह में आ गए, थोड़ी बात समझ में नहीं आई तो फिर एक अनुत्साह की स्थिति आ गई। तो उसमें होता यह है कि जो बच्चे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के होते हैं वो इसे पार कर ले जाते हैं, और जो बच्चे में डिटर्मिनेशन की कमी होती है और एक रोमांटिसिज्म के तहत आते हैं, जो पूरे यूपीएससी की तैयारी को बड़ी रोमानियत ढंग से देखते हैं, तो वो बच्चे नहीं उस दबाव को झेल पाते हैं, और फिर क्लास के मध्य उनका दिमाग डाइवर्ट करने लगता है, क्लास से एब्सेंट होने लगते हैं, बार बार घर जाने लगते हैं। तो पहले तो आपको यह तय कर लेना पड़ेगा कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम है, इसमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और जाहिर है कि आप लोग इतने बच्चे नहीं हो। दुनिया में और किसी भी क्षेत्र में एक्सेलेंस लेने के लिए, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, इवन इंडोर गेम्स में भी बहुत रियाज करने की जरूरत पड़ती है। तो पहली तो अगर आप इस रोमांटिसिज्म के तहत आए हो तो मस्तिष्क से इस रोमांटिसिज्म को अलग कर दो कि हर कुछ इसी तरह खिलता खिलता रहेगा। इसमें एक आपको प्रक्रिया से गुजरना होगा, वो प्रक्रिया कठिन प्रक्रिया होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके यूपीएससी की तैयारी में टोटल आप अंक देखेंगे तो आपका 4 पेपर जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स के और 2 पेपर ऑप्शनल 500 मार्क्स के, तो 1500 मार्क्स हुए, और फिर आपका 250 मार्क्स के ऐसे पेपर, वो मिला के बनता है 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स। 2013 से पहले यूपीएससी में 2 ऑप्शनल पेपर 1200 मार्क्स के होते थे, और 2 ऑप्शनल पेपर और एक जनरल स्टडीज पेपर, जनरल स्टडीज सब्जेक्ट एक होता था, उसके पेपर 2 होते थे,
वो 600 मार्क्स के होते थे, दोनों मिलकर 1800 मार्क्स के बनते थे। फिर ऐसे पेपर होता था 200 मार्क्स के, तो 1000 मार्क्स के होते थे, 2000 मार्क्स के होते थे। और फिर इंग्लिश हिंदी कंपलसरी तो पहले से ही चला आ रहा है, जो चलता रहा है। तो उस समय बच्चों का पूरा ध्यान जीएस पर होता था। 2010 से पहले मुझे याद है कि 2011 में प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ है। 2010 तक जो प्रीलिम्स का पेपर होता था, मुझे लगता है कि यूपीएससी ने एक टैक्टिकल मिस्टेक किया। कम से कम इंडिया जैसे देश में उसको सिंगापुर और मलाया के तर्ज को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो सीसेट लागू नहीं करता तो आज यूपीएससी में ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते जो 2010 से पहले हो रहे थे। मैं तो आपको बताऊं कि मैं खुद ही अपने इसी हिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर मैं टोटल काउंट करूं तो ऑल इंडिया टॉपर 1 to 10 में हम अभी तक 4 बच्चे दे चुके हैं, जो 3rd रैंक पर, 5th रैंक पर, 9th रैंक पर और 10th रैंक पर। और वो हिंदी माध्यम के बच्चे, हिस्ट्री से वो बच्चे थे। लेकिन जब 2013 के बाद जब सिनेरियो चेंज हुआ तो मुझे याद है 2013 में जब 107 रैंक पर संतोष कुमार राय हमारा हिंदी मीडियम का टॉपर वही था, लेकिन रैंक 107 था। उसके बाद फिर 2014 में कोई बच्चा उस रैंक पर 107 रैंक पर भी नहीं रहा। फिर उसके आगे हम आए तो फिर एक बच्चा 113वें रैंक पर गया, और फिर उसके आगे आए, मतलब बच्चे तो होते थे, कोई 555 रैंक पर, कोई 482 रैंक पर। दूसरी बात है कि जो वॉल्यूम ऑफ जो बच्चों का जो नंबर्स था, हमको याद है कि 2008-9 की बात कर रहा हूँ, 2009 में ही जयप्रकाश मौर्य का 9th रैंक हुआ था। और उसके बाद ही यूपीएससी में हिंदी माध्यम वालों को थोड़ा सा झटका लगना शुरू। इसलिए झटका नहीं लग रहा है कि माध्यम की गड़बड़ी। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, माध्यम की कोई गड़बड़ी नहीं। माध्यम वाली बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब अगर उसके कारण आप माध्यम चेंज करेंगे तो और भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम के बैच में पढ़ाता हूं तो कई बच्चे का आंसर हमारे पास ऐसा आता है, जो आई एम जस्ट इंक्वायरिंग द मैटर कि भाई तुम लिख नहीं पा रहे हो अंग्रेजी में, और मैं तुम्हें डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पर हमने इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन दिया हुआ है और तुम उस क्वेश्चन का आंसर अभी लिख नहीं पा रहे हो, तो तुम कैसे क्वालिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हारा तो मार्क्स ही बहुत बुरा आ जाएगा, क्योंकि तुम जो लिख रहे हो तुम्हारे पास लैंग्वेज ही नहीं है, तो एक्सप्रेशन कैसे करो। तो मैं इंक्वायर करता हूं तो पता चलता है कि वो बेचारा हिंदी माध्यम का था और हिंदी माध्यम में अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहा था, ठीक ठाक ही प्रगति चल रही थी। लेकिन किसी महानुभाव ने उसे सुझाव दे दिया कि हिंदी माध्यम में कम अंक आता है, इसी उम्मीद में उसने अंग्रेजी माध्यम ले ली। अब अंग्रेजी माध्यम में उसकी स्थिति है कि वो लिख ही नहीं पा रहा है, तो इसमें तो अब सफलता का कोई चांस ही नहीं। सफलता का चांस क्या, मुझे लगता है कि पहले वो इंग्लिश में ही मतलब इंग्लिश में अगर क्वालिफाई भी कर गया तो उसकी कॉपी जो चेक होगी तो पता चला कि डबल डेट में 50 या 55 मार्क्स लग के एक सब्जेक्ट में आ गया, तो सब्जेक्ट को भी डुबाएगा और फिर सब्जेक्ट की भी बदनामी हो जाएगी। मैं उसको फिर, मेरा कोशिश यही होती है कि हालांकि हिंदुत्व पार्टी तो बड़े बुरे कंटेक्स्ट में घर वापसी करती है, लेकिन मैं समझा बुझा के फिर उसको घर वापसी करवा देता हूं कि जा तू हिंदी मीडियम में लौट जा, बड़ी सुखी रहेगा तो उसमें। तो इस तरह की चीजें नहीं बिल्कुल करनी चाहिए, अपने माध्यम को चेंज नहीं करना चाहिए। मैं खुद ही इस परिणाम को भुगत चुका हूं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम में लिखता रहा था। जब यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया तो इंग्लिश लिटरेचर मेरा रहा था उसी उम्मीद में। अब यहाँ पर इंग्लिश में, हिस्ट्री में इंग्लिश में लिखता था, जीएस इंग्लिश में लिखा, और किसी ने मुझे हिंदी रखवा दिया सुझाव देकर, हिंदी साहित्य, और मैं वहाँ पर हमें मिस्टेक होने लगा। अब लैंग्वेज वहाँ हमारी कलम ही नहीं चल पा रही थी, मैं फंस गया। और आज तक उस दिन को कोसता हूँ कि किस सिरफिरे ने हमें सुझाव दिया था। तो माध्यम चेंज करने का या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पकड़ने का बड़ा बुरा अंजाम होता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जबकि हिस्ट्री और जनरल स्टडीज ये सब एरियाज मेरे मतलब बहुत ही स्ट्रांग एरिया था, एक ग्रे एरिया केवल वही रहा। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि माध्यम कोई अपने आप में समस्या नहीं बनती है। माध्यम आप हिंदी रखो और बोल्ड रहो, बिंदास रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, किसी से दबो मत। मेरी बात चल रही थी, मैं 2 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। रिटायर्ड यूपीएससी के चेयरमैन थे, बलिया के थे। मैंने उनसे इसी तरह क्वेश्चन कर दिया, उनसे एक मीटिंग रखी कि भाई थोड़ा सा आइडिया लो यूपीएससी का। तो मैंने उनसे क्वेश्चन कर दिया कि लोगों का मानना है कि हिंदी माध्यम के वाले बच्चों के साथ भेदभाव होता है। तो उन्होंने
वो बल्कि थोड़ा एज भी हो गया था, रिटायर हो गए थे, तो उस एज में और खास के इंटेलेक्चुअल्स में देखता हूँ कि बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। अब पता नहीं बढ़ती उम्र के साथ शायद मैं भी हो जाऊंगा, हो भी गया हूँ, अब तुम ही लोग बताओ। तो वो काफी इरिटेट कर गए, उनके चेहरे पर साफ इरिटेटेड फेस बिल्कुल है। क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बिल्कुल आप यूपीएससी को बदनाम कर रहे हैं। आप कोचिंग वालों ने यूपीएससी को बदनाम कर रखा है, फिर पूरे कोचिंग वालों पर उतर गए। हमने कहा कि नहीं, बच्चों का ये मानना है, और मैं पीछे 2-4 वर्षों से ट्रेंड देख रहा हूं यूपीएससी में बच्चे इस तरह से, तो उन्होंने हमारे बड़ा विभाग से कहा कि लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद हिंदी बेल्ट का हूं, मैं ठीक है, मैं खुद अंग्रेजी माध्यम पढ़ा, बट मैं बलिया का हूं और बलिया एक हिंदी बेल्ट है, तो वहां पर कोई मतलब नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होने का। बल्कि हम तो इंटरव्यू में, उन्होंने कहा इंटरव्यू में तो हम ये भी बोलते हैं कि यार तुम फ्रेंच में बोल जा, तुम जर्मन लैंग्वेज में बोल जा, कंटेंट तुम बोलना। ये लैंग्वेज का खेल बच्चों ने 2011 से पहले यही क्या बात थी कि 9वें रैंक तक भी, 3rd रैंक पर भी, 5th रैंक पर, 10th रैंक पर यही बच्चे गए थे। लेकिन अब उसके बाद उतने ऊंचे रैंक नहीं आते। हालांकि पिछले साल के रैंक में, इस साल तो 146 गया हिंदी मीडियम वाला, सबसे टॉप था, लेकिन पिछले बार के इसमें 31 रैंक पर, 33 रैंक पर भी तो था। 31 रैंक पर हिस्ट्री वाला था, 33 रैंक पर हिंदी साहित्य वाला था, और 88 रैंक पर फिर मेरा ही स्टूडेंट हेमंत सती था। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता है या कम होता है, इस बात को आप दिमाग में ये कर लो। मुख्य समस्या आती है कि जब वो सीसेट इंट्रोड्यूस किया, जैसे पहले क्या होता था कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता था उसमें 300 मार्क्स के होते थे ऑप्शनल और 150 मार्क्स के होते थे जनरल स्टडीज। ओके, तुम लोगों को यूपीएससी की तैयारी के बारे में आज जितनी भी क्वेरीज करनी हो वो कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं फिर टॉपिक पर आऊंगा। हालांकि क्वेरीज का उस समय मैं तुम्हें जवाब दूंगा और उस समय भी हम लोग बीच बीच में, लेकिन कुछ चीजें आज आपसे डिस्कस होना आवश्यक है, क्योंकि आपने तैयारी के क्षेत्र में कदम रखा है। फिर मैं तुमको क्वेश्चन का टाइप बताऊंगा, फिर मैं तुमको टॉपिक का टाइप बताऊंगा, फिर मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, फिर अन्य सब्जेक्ट से इसकी तुलना करके बताऊंगा कि कहां पर तुम्हें बेनिफिट है और क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये सारी कुछ मैं बताऊंगा। पहले मैं इस चीज को 1 बाय 1 आप लोगों को हल कर दूं। तो फिर बात आती है कि भाई उस समय क्या होता था कि 300 मार्क्स की हिस्ट्री होते थे और 150 ऑप्शनल होते थे और 150 मार्क्स के होते थे जनरल स्टडीज। तो उसमें मेरी रणनीति होती थी कि बच्चों को प्रीलिम्स में ही इतना वाइडली करवा देता था उनको कि वो जब जाके वहां पेपर देते थे तो पता चलता था कि ऑप्शनल में ही उनकी इतनी मार्किंग हो गई कि जनरल स्टडीज में अगर उनकी कम भी मार्किंग होती थी तो दोनों को मिला के जीएस में डिस्क्वालीफाई मत करो। और डिस्क्वालीफाई का एक उन्होंने स्केल बनाया हुआ था, पैमाना बनाया हुआ था। उस पैमाने को वो समय समय पर उसको बदलते थे। कभी उस पैमाने को ऊंचा ले जाते थे जब जिस साल मार्किंग ज्यादा होती थी, कभी नीचे ले जाते थे। तो बल्क में प्रीलिम्स का मुझे याद है कि इसी स्टडी में एक समय था कि 170-175 मिस्टर आशुतोष साहब को बताएंगे कि बच्चों का एकदम हुज्म लगता था, और जब पेपर होता था तो चारों तरफ मार्केट में मेरे ही बच्चे दिखते थे। उसके बाद जब मेंस का जब पेपर होता था 39-40 इन्हीं बच्चों को यहीं बैठा कर इंटरव्यू का मैं क्लास लेता था। मतलब मैं तो 1-2 क्लास ही लेता था, बाकी तो टीम होती थी, लेकिन मैं 1-2 क्लास मैं हिस्ट्री एक्सक्लूसिव पढ़ लेता था, जबकि जो बच्चों को तो मेंस में इतना क्लियर हो जाता था कि इंटरव्यू में जरूरत नहीं पड़ती थी, कम पड़ती थी। और उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन आता था, तो फाइनल सिलेक्शन में मान लीजिए अगर 39 अगर 40 अगर इसमें है तो फाइनल सिलेक्शन में 17, 18, 19 इस तरह से फाइनल सिलेक्शन का डेटा जाता था। हुआ ऐसा कि जब से उन्होंने सीसेट इंट्रोड्यूस किया, तो सीसेट इंट्रोड्यूस करने के बाद जो बेटर क्वालिटी के बच्चे थे जो मेंस में काफी तैयार थे, वो बच्चे इधर फेल कर गए। और जो बच्चे मेंस में तैयार नहीं थे, जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे, मतलब तैयारी कर रहे थे, वो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे, उसे बल्क में सेलेक्ट होकर आ गए प्रीलिम्स में। अब जब प्रीलिम्स में तैयार हुए तब उनको लगा, पहले तो बड़ी, जब प्रीलिम्स में पहले दिन सफलता मिलती है तो एक रात तो नींद नहीं आती है खुशी के मारे। सब इंफॉर्मेशन लोग अपने जगह जगह मैसेज करते हैं, हम लोग के समय लोग लेटर लिखते थे, आप लोगों के समय लोग मैसेज करते हैं और लिखते हैं, उसको चारों तरफ से वाहवाही मिल जाती है। और तब 2 दिनों के बाद टेंशन शुरू होता है सिलेबस देखने के बाद कि अब क्या, इसके बाद क्या। और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह होती है कि जहां आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, गार्जियन और आपके जो संबंधी है वो आपके फाइनल सिलेक्शन से लेकर शादी तक का प्रोग्रामिंग कर देंगे। अब आपको बीच में बोलने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी, भाई ये पहला एग्जाम है, इसके बाद अभी 2-2 सीढ़ियां हमें पार करनी है,
और अभी दिल्ली दूर है कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका उत्साह ऐसा होगा, पता चला कि आपके जो पिताजी हैं वो आपके चाचा जी को जलाने के लिए बार बार बोल रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि अभी तो चाचा जी को हमारे पिताजी जला रहे हैं, लेकिन कल को चाचा जी जलाएंगे जब हम फेल कर जाएंगे तो। लेकिन आप इस स्थिति को बोल नहीं पाते हो, ये बड़ा दुखद स्थिति होती है। और जब वो बच्चे मेंस में आते हैं तो मेंस के लिए तैयार नहीं, तो असली लड़ाई तो मेंस में होती है। तो दुर्भाग्यजनक चीज है कि पहले गेट पर ही लोग मारामारी कर रहे हैं। पहला गेट तो टूटना ही चाहिए, और असली मारामारी तो दूसरे गेट पर होनी है जो मेंस का गेट है। प्रीलिम्स तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का द्वारपाल है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक परंपरा थी कि कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेने के लिए आता था तो प्राचार्य से तो उसकी मुलाकात ही नहीं हो सकती थी। पहले प्रवेश द्वार पर एक द्वारपाल खड़ा होता था, और वो संबंधित बच्चों से जो होते थे उनसे वो 5 क्वेश्चन करता था कि आप दाखिला के लिए आए हो तो आप मेरे प्रश्नों का पहले जवाब दो। अगर 5 प्रश्नों का जवाब दे दिया तब वो हट जाता था, कहता था जाइए। अगर 5 प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो मुस्कुरा के कहता था कि महानुभाव आप वापस चले जाए। तो प्रीलिम्स की परीक्षा वही। अब जब वो प्रीलिम्स हट जाएगा, कहेगा जाइए, तब आपकी मारामारी मेंस में शुरू होगी, जिसका एक बहुत बड़ा एरिया आपके लिए रखा हुआ है। अब इसमें जो आपका ऑप्शनल पेपर है, लोग समझते हैं, क्योंकि मैं खास के देखा कि 2013 से पहले बच्चों का बल ऑप्शनल की तैयारी पर होता था, और 2013 के बाद बच्चों का बल जीएस की तैयारी पर हो गया। अब जीएस की तैयारी एक ऐसा मेस्मरिज्म बन गया है कि बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई, बड़े बड़े वायदे आ गए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए, बड़े बड़े स्लोगन आ गया, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ गए। अब स्थिति यह हुई कि जनरल स्टडीज की तैयारी में जो बच्चे जाते हैं उनका जितना तेल होता है वो जीएस की तैयारी में ही खर्च हो जाता है। जीएस के बाद न वह सोचने की स्थिति में रह जाते हैं, न एग्जाम देने की स्थिति में रह जाते हैं, न ऑप्शनल की स्थिति में रह जाते हैं। तब तक उनको बोधिसत्व मिल जाता है और फिर वो पैकअप होकर घर चले जाते हैं। तो इसी बीच उन्हें इतना खट्टा मीठा स्वाद पड़ता है। जनरल स्टडी में 10 टीचर चारों तरफ से आके पढ़ाते हैं, उनकी स्थिति एक ऐसे तबले की तरह हो गई जिसको 10 हाथों से बजने के बाद आवाज निकलना ही बंद हो जाता है। तो यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि जनरल स्टडी में एक मार्क्स का पैमाना बन गया है कि आप अगर खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो 60 से 70 एक पेपर में, कभी कभी 50 भी, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो 90, 100, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो 110। तो अमूमन बच्चों का जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो है 300, 350, 340 से लेकर और 400 के बीच अच्छे बच्चों का परफॉर्मेंस वेरी करता रहता है। मतलब वहां बच्चों में 50 से 60 मार्क्स का फर्क होता है। अब आती है बात ऑप्शनल पेपर पर। ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का है, लेकिन वहां जो बच्चों का ऑन द एवरेज जीएस से आप देखेंगे तो वहां पर बच्चों का जो अच्छे बच्चे उनका परफॉर्मेंस क्योंकि पिछले साल से थोड़ा रिलैक्स किया है, क्योंकि आप अगर जनरल स्टडी अगर आप यूपीएससी का इंस्ट्रक्शन देखोगे तो यूपीएससी ने तैयारी के मध्य में 2 इंस्ट्रक्शन दिया था। एक यूपीएससी का कहना था कि यू विल नॉट बी अवॉर्डेड द मार्क्स फॉर सुपरफिशियल नॉलेज। आपको सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं मिलेंगे। यूपीएससी का एक इंस्ट्रक्शन ये है। यूपीएससी का दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि इकोनॉमी इन द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड। अगर मतलब आपके शब्दों का में सामर्थ्य ज्यादा है, शब्द सामर्थ्य आपके ज्यादा है, आपकी भाषा में हैंडराइटिंग नहीं, आपकी भाषा में अगर अभिव्यक्ति बेहतर है तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। ये 2 उसका प्रोमिस है। शुरू में 2013 के बाद तो यूपीएससी ने बड़ी बुरी स्थिति कर दी। इतना टाइट मार्किंग किया जनरल स्टडीज और ऑप्शनल पेपर दोनों में कि बच्चों की मार्किंग तो धरातल पर आ गई। लेकिन उसी में सिलेक्शन होता था, क्योंकि आप अगर 100 मार्क्स भी कर दोगे तो आखिर कोई बच्चा 100 लाएगा, कोई 80 लाएगा, तो 100 वाले का सिलेक्शन होगा, क्योंकि वहां पर तो कोई इस तरह का मिनिमम पैमाना है नहीं, तो बच्चों का सिलेक्शन होगा। अंत में यूपीएससी को सुबुद्धि ये आई कि पिछले साल उसने मार्क्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया, क्योंकि यूपीएससी ने एक गलती यह की थी कि जैसे इंडिया का जो शिक्षा पद्धति है उससे अलग आप अपनी दुनिया नहीं बसा सकते।
इंडिया की शिक्षा पद्धति के दायरे को आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने इन्फ्रेंशियल होते हैं कि कोई बच्चा आ रहा है और 6 महीना में वो तैयारी कर रहा है। तुम लोग तो चलो, तुम लोग सेट करके आते हो कि चलो हमें सर अब बताइए कितने समय में इसकी तैयारी हो जाएगी। ये काम हमारे लिए कितना कठिन है बच्चों, ये मैं तब शेयर कर पाऊंगा जब तुम लोग पूरी कक्षा करोगे। तैयारी 2 तरह की होती है। एक तरह की होती है कि चलो हल्की फुल्की कहानी, हल्की फुल्की सतही ज्ञान देकर टॉपिक समाप्त करके बच्चों को 2.5-3 महीने में छुट्टी कर दी, दूसरे बैच के बच्चे को बुला लिया। वो बच्चा यूपीएससी में आज खड़ा ही नहीं हो सकता है, कोई भी विषय हो, क्योंकि 2013 के बाद जो क्वेश्चन है उसको सतत कॉम्प्लेक्स बनाते गए, क्वेश्चन को सतत इन्फेरेंशियल बनाते गए। कोई सीधे तौर पर क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कोई बच्चे सीधे तौर पर क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन का आंसर कर दे, ऐसा संभव ही अब नहीं। तो अब मतलब हुआ कि जनरल स्टडीज पेपर, तो जनरल स्टडीज पेपर में पिछले सालों ने मार्क्स रिलैक्स किया, ऑप्शनल भी रिलैक्स किया। तो अभी तत्काल ऑप्शनल में पैमाना चल रहा है कि आप 275 से लेकर 300 समथिंग तक अच्छे बच्चे मार्क्स ला सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे नहीं उनका तो छोड़ो, तो फिर गिर के 220 पर भी रह सकते हैं, 225 पर भी रह सकते हैं। अब आती है, तो इसका मतलब है कि ऑन द एवरेज आप अपने ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर में 60 से 70 मार्क्स का लीड ले सकते हैं। जीएस में आप 50 मार्क्स का लीड ले सकते हैं, तो ऑप्शनल पेपर में आप 70 मार्क्स का लीड ले सकते हैं। यह आपका एक बड़ा ही थ्राइविंग एरिया होगा, जहां पर आप ऑप्शनल पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने सिलेक्शन में आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा कहां आप लीड ले सकते हैं, तो निबंध के पेपर में लीड ले सकते हैं। निबंध के पेपर में देखो, आप लीड लेने के तो जीएस पेपर में लीड लेने का काफी गुंजाइश है, लेकिन निबंध के पेपर में तुम लीड ले सकते हो, क्योंकि निबंध के पेपर में मैं जो ऑन द एवरेज देखता हूं, आज ही यूपीएससी का निबंध का पेपर है, संयोग से कुछ समय के बाद क्वेश्चन मिल जाएगा कि क्या है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन हो निबंध में तो ऐसा सोचना ही नहीं कि क्या क्वेश्चन है। मतलब निबंध के पेपर आपकी पूरी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आपका निबंध का पत्र सॉल्व होता है। तो निबंध के पेपर में मैंने ट्रेंड देखा है कि 70 मार्क्स से, कभी कभी तो जब बहुत बुरा लिखा उसको 60 भी आ गया, 70 मार्क्स से लेकर 130, 135, 140 मार्क्स का डिफरेंस है। अब इट इज ए मैटर ऑफ सरप्राइज कि सिर्फ 250 अंक में, 250 अंक में अगर कोई बच्चा 60 मार्क्स का लीड ले रहा है, समझ रहे हो, और ऑप्शनल में वो 70 मार्क्स का लीड ले रहा है, और जनरल स्टडीज में 50 मार्क्स का लीड ले रहा है, तो कहने के लिए जीएस में तुम पूरी ऊर्जा लगाते हो। हालांकि जीएस में ये बुरा नहीं मानता, जीएस में आप ऊर्जा लगाते हो, उसका फायदा आपको निबंध में मिल सकता है, क्योंकि जीएस से तो आपको ओवरऑल समझ बढ़ती है। अगर एट द कॉस्ट ऑफ आप ऑप्शनल पेपर करते हो, तो आप निश्चय ही टैक्टिकल मिस्टेक कर रहे हो। ऑप्शनल पेपर पर भी आपको उतना ही ध्यान देना है। 2 पेपर ऑप्शनल आपको उतना दिला देगा लीड, जितना आपको 4 पेपर जीएस ने नहीं दिलाया है। इस बात को ध्यान रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका निबंध का पेपर है, जो सबसे नेग्लेक्टेड पेपर है, मुझे नहीं लगता कि अपने पूरे करियर के दरमियान कोई बच्चा 10 दिन भी निबंध के लिए पढ़ता है। हालांकि इस बार जीएस वर्ल्ड में हमने एक बड़ा इनोवेशन किया है निबंध वाले मुद्दे पर, और उसको हमने एक नियमित रूप से बच्चों को इसके लिए तैयार किया है। आगे उसका एक बुक भी तैयार करवाने वाला हूं, और उनको एक सिस्टम से निबंध में भी उनका हेल्प मिलेगा, ताकि वो वहां पर लीड ले सके। तो ये ऑप्शनल पेपर का होता है। अब ऑप्शनल पेपर वाले में क्या होता है, ये कौन सा ऑप्शनल ले, यह एक बच्चे जब आते हैं तो कई बच्चे तो 3 साल से केवल यही पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल है। अगर वो पढ़ना शुरू करते तो कब का वो ऑप्शनल समाप्त हो गया होता। दूसरी बात कि वो नॉर्मली एक यह भी दिलचस्प चीज है कि 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ और बच्चे जीएस की तैयारी में गए, तो जीएस की तैयारी में इतने मशगूल हो गए कि आज तक वो जीएस की ही तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे तो 2018 तक, पिछले 5 वर्षों से जीएस की तैयारी कर रहे हैं। फर्क केवल यह हुआ कि किसी कोचिंग में 50% तैयारी करके छोड़ दिया, किसी में 70%। तब तक इधर मार्केट में 20,000 वाले कोचिंग भी आ गए, तो सोचा कि चलो 20,000 देके इधर भी आजमा लेते हैं, तो उसमें फंसे हुए हैं। और सबसे फंस के जब तक आएंगे तब तक एज ही समाप्त हो जाएगा, तो कुछ बचेगा भी नहीं, ना जीएस, ना ऑप्शनल, ना निबंध, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि ऑप्शनल की तैयारी तुम्हें करनी है, तो फिर ये बहुत ही
मार्केबल क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर द ऑप्शनल, मतलब विच ऑप्शनल शुड बी सिलेक्टेड, मतलब किस ऑप्शनल को ले। अब यह ऐसा एक माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है जो बच्चा प्राय हमसे पूछता है। हम जीएस वर्ल्ड में जाते हैं तो ही बच्चा पूछता है आउटसाइड की, सर मतलब कौन सा ऑप्शनल ले, थोड़ा सा बताइए। ये बड़ा ये मेरे लिए बड़ा ट्राइंग सिचुएशन हो जाता है। तुम अगर किसी हलवाई से पूछोगे कि मिठाई बढ़िया है या पकौड़ा, तो मिठाई को ही बढ़िया बताएगा। तो मुझे तो सबसे अच्छा ऑप्शनल हिस्ट्री लगता है, तो मैं तो हिस्ट्री ही बताऊंगा। अब मैं बताऊंगा तो समझेगा कि ये मार्केटिंग कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट का। अब तुम लोग चूंकि आ चुके हो हिस्ट्री के हो, इसलिए मैं तुम से बात कर रहा हूं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो नॉन हिस्ट्री के। तो अब वो हमसे पूछता है तो हम प्राय यही कह देते हैं। कोई बच्चा, नया बच्चा आता है, पूछता है कौन सा ऑप्शन, तो मैं यही कह देता हूं कि देखो भाई तुम अपनी रुचि को देखो। हालांकि ये क्वेश्चन भी इतना टिकलिश है कि अपनी रुचि को देखो, ये भी एक खतरनाक प्रश्न है। रुचि थोड़ा नॉलेज से जगता है। अब जो किसी को पता ही नहीं तो रुचि कैसे जगेगी। मैं अपनी बात बताऊं आपको कि मैथमेटिक्स में मेरी रुचि कभी नहीं जगी, और रुचि नहीं जगी इसके लिए सब्जेक्ट उत्तरदायी नहीं था। बचपन में गुरुजी मिल गए और उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर मैथमेटिक्स में कर दिया कि मैं मैथमेटिक्स से ही डर गया। और मैं ईश्वर से शुक्र मना रहा हूं कि मैं सी सेट के युग में पैदा नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो सी सेट में मैथ बना ही नहीं पाता। यूपीएससी में स्टैटिस्टिक्स की जो बात होती थी तो 45 मार्क्स में स्टैटिस्टिक्स में 5 मार्क्स बना के 40 मार्क्स बिल्कुल छोड़ देता था, ट्राई नहीं करता था। हम लोगों के टाइम में स्टैटिस्टिक्स होता था, फिर भी फर्स्ट पेपर में हमको बहुत बढ़िया मार्क्स आता था। कारण तो वहां हिस्ट्री था, हिस्ट्री कल्चर 125 मार्क्स के होते थे, करेंट होता था, और हिस्ट्री कल्चर, करेंट और स्टैटिस्टिक्स 3 पार्ट होता था। फर्स्ट पेपर हम लोग के समय 2 पेपर होता था। तो अब उसमें क्या होता था कि फर्स्ट पेपर में सबका छूटना ही छूटना था, मतलब कितना भी आप फास्ट हो तो क्वेश्चन छूटना ही था। तो जब पेपर होता तो एक दूसरे से इशारा करके पूछते कितना, मतलब कितना छूटा, तो उधर तो इशारा करते 30 है ना, 3 उंगली 30, कहता था यार 40, कोई कहते थे 50, और कोई कहते थे छोड़िए भाई हमें तो 125 मार्क्स का छूट गया। तो ये न बताती थी, तो हम पहले ही 40 मार्क्स का बलिदान कर देते थे। अब कहोगे 45 मार्क्स के स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स में क्या लिखता था, तो एक उसमें लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन होता था। एक महिला थी जिसके कपड़े का नाप लेते हुए दर्जी ने कहा कि आपकी लंबाई की तुलना में आपकी मोटाई कुछ अधिक है, माने आपकी मोटाई की तुलना में लंबाई आपकी कम है, तो इस पर आपका क्या विचार है। तो भाई लंबाई तो वेरिएबल नहीं है ना, वो महिला तो अपने को खींच नहीं पाएगी ऊपर। हाँ, लंबाई की तुलना में मोटाई ज्यादा हो सकती है, लेकिन मोटाई की तुलना में लंबाई कैसे कम होगी, समझ रहे कि नहीं। तो उसी को लिख देते थे, 5 मार्क्स खुश हो जाते थे कि चलो भाई ये मैंने लिख दिया, और बाकी जितना स्केल और प्रकार वाला होता था उसको मैं छूता ही नहीं था। फिर भी मुझे फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स आता था। तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स में मेरी रुचि इसलिए नहीं जगी क्योंकि मुझे शिक्षक उस तरह का नहीं मिला। विषय में रुचि जगाने के लिए पहले कुछ प्रैक्टिस और कुछ वर्क की जरूरत पड़ती है। उसके लिए उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको समझ को डेवलप करना पड़ता है। तो अब रुचि वाली बात तो उसके बाद आएगी। अब तुमको मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे देखो अब हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री बेनिफिशियल क्यों है, या अगर आपके मन में यह भाव आएगा कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट रखें, तो हिस्ट्री का एडवांटेज क्या क्या है वो पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं। आप लोग बड़े लाभप्रद स्थिति में हो कि आपने ये विषय रखा, क्योंकि पहले अब सारे विषय का मैं आपको बता देता हूं कि बस चॉइस क्या है। एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, दूसरा ज्योग्राफी है, तीसरा पॉलिटिकल साइंस है, चौथा सोशियोलॉजी और 5वां हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में एक सामान्यतः नॉर्मली ऐसा देखा गया है, या ऐसा भ्रम अब पता नहीं फैल गया है, फैलाया गया है, ये भी मैं नहीं कह सकता कि भाई जो साहित्य है, लेकिन साहित्य मेरा रह चुका है खुद। मैं किसी भी विषय को बुरा नहीं मानता, सारे विषय अच्छे हैं, अंक लाने के लिए सारे विषय अच्छे हैं, कोई विषय को मैं बुरा, अच्छा या खराब नहीं करता। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जो साहित्य होता है उस साहित्य में थोड़ी सी रुचि चाहिए होती है। मतलब रुचि का मतलब फिर वही कहोगे अब रुचि तो भाई बनने से बनती है, मतलब एक साहित्यिक एक बेंट ऑफ माइंड होता है। जैसे हम लोग जो ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो हम लोग का हिस्ट्री था, और एक सब्सिडियरी में था सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर।
तो एक बच्चा था जो हिस्ट्री में बहुत ही अव्वल पास करता था, इंग्लिश लिटरेचर में उसको क्रॉस लग जाता था, और यूनिवर्सिटी में जो नेक टू नेक फाइट चल रहा था बच्चों में कॉम्पिटिशन में, वो भी एक बच्चा था, 5 बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पर फाइट चल रहा था कि यूनिवर्सिटी का टॉपर बनेगा तो इसी 5 में कोई एक बनेगा। तो उसमें वो बच्चा क्या होता था कि वो दब जाता था हम लोगों से इंग्लिश लिटरेचर में, और जो हिस्ट्री ऑप्शनल था उसमें नेक टू नेक फाइट वो भी देता था। तो एक दिन हमने उससे पूछा कि यार तुम तो इतने अच्छे हो, तुम हिस्ट्री में इतना बढ़िया करे हो, तो इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा क्यों? तो हमको बोला कि देखिए ऐसा है कि फूल खिलते हैं, भौरे मर्राते हैं, और चिड़िया चहचहाती है तो मेरे दिल में कुछ होता नहीं। जैसे अब हम लोग वर्ड्सवर्थ के पोएम पढ़ते थे, शेली के पढ़ते थे, तो अब शेली के ही पढ़े तो वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर स्वीटेस्ट लाफ्टर सब पेन इज फ्रॉड, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। तो उसमें बह जाते थे, यार शेली क्या कहा, और उसको लगता था कहा तो क्या। तो उसमें क्या होता है, ये व्याख्या लिखनी जो पड़ती है, या साहित्य में, जैसे इतिहास में अगर फ्रांस की क्रांति हुई तो ही, पॉलिटिकल साइंस में है कि अगर ये घटना हुई, प्रेसिडेंट के ये कार्य है तो हुए, या मार्क्स यह बोला, या मार्क्सिज्म यह कहता है, रूसो यह कहता है, या लॉक यह कहता है, तो जो कहता है वो कंक्रीट आता है। साहित्य में कंक्रीट नहीं होता है, कविताएं होती है, गद्य होते हैं, उसका पाठ निकाल के रखता है, जिस पर सोच के खुद लिखना पड़ता है। और इस बाजार में वैसे बच्चे हमको दिखते नहीं हैं जो साहित्य के साथ जस्टिस कर सके। दूसरा है कि अब, लेकिन हाँ, जिनको रुचि है, जो चाहते हैं, जो ये कर सकते हैं, इस कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता कि अंध दौर में बच्चे जो पढ़ के जो ले रहे हैं, उस अंध दौर में पढ़ के लेने का परिणाम सामने नहीं आएगा। आप लोग भी इसी मुखर्जी नगर में रहोगे, आप लोग भी देखोगे 1.5 साल के बीच। तो दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर मेंस के पेपर लिखते तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता कि क्या होता है। लेकिन वो बच्चे चूंकि मेंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो शेक्सपियरियन त्रासद नायक की तरह यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर गया होता तो मैं इसमें इतना मार्क्स ले आता, और यही विश के साथ वो दिल्ली से विदा हो जाते हैं। अन्यथा अगर एक बार वो मेंस का पेपर देते तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हमारे यहाँ ही दोनों तरह के बच्चे थे, हमने इन दोनों तरह के बच्चों को देखा है। खैर एनीवे, अब आपको हिस्ट्री में क्या क्या एडवांटेज है मैं बताता हूँ। इसमें एक देखो, एक क्या है कि इसमें बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आप साइंस से आते हो, कॉमर्स से आते हो, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन से आते हो, जैसे आप हमारा ऑफिस में भी देखोगे तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे। इन फोटोग्राफ्स में अधिकतर फोटोग्राफ्स वैसे हैं जो इंजीनियर हैं, जो साइंस वाले हैं। मिस्टर आशुतोष भी जानते हैं, तो अब मुझे लगता है कि 2005 से हमारे साथ हैं, और 2001 से ही हमारे साथ हैं। तो एक लंबे अंतराल तक ये लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी, आज भी हम जब जाते हैं इसमें तो हम देखते हैं तो अधिकतर साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का बच्चा इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ा और किया। तो इसमें एज सच बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है। पहला एडवांटेज इसमें यही है, जहां से आप शुरू करोगे वहीं से आपका शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है कि अधिकतर ह्यूमैनिटीज पेपर में तुम देखोगे कि फर्स्ट पेपर थिंकर्स और थॉट का होता है, जिसमें थिंकर्स होते हैं, थॉट होते हैं। अब जैसे एक सब्जेक्ट को लोक प्रशासन, बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा, बहुत समय तक चलता भी रहा, करता भी रहा, लेकिन 91 अच्छा तो इस सब्जेक्ट, लेकिन इधर विगत 4-5 वर्षों से आपने देखा कि उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा मतलब ये हो गया, बच्चे उससे भागने लगे। हालांकि मैं उसके लिए सब्जेक्ट को उत्तरदायी नहीं ठहराता, और मैं ये नहीं कहता कि सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के साथ त्रासदी ये हुई कि उस सब्जेक्ट में अधिकतर रिसर्च जो होता है वो फॉरेन कंट्रीज में होता है, और वहां से रिसर्च आता है और लेटेस्ट से लेटेस्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजार में, हमें लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया। मतलब जो होना चाहिए था अध्यापन, जिस स्तर का वो लोक प्रशासन में, वो स्तर का अध्यापन नहीं हो पाया, जिस वजह से उस सब्जेक्ट का थोड़ा सा पोजीशन खराब हुआ। अन्यथा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर तो डिस्क्रिमिनेशन करते नहीं, वो तो सभी सब्जेक्ट को मार्क्स देंगे। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को लो, तो अब जैसे बच्चों का क्या हुआ कि संयोग से टीना ढाबी जो फर्स्ट टॉपर है वो पॉलिटिकल साइंस की हो गई। तो एक बच्चों की बात है, इस बार जैसे 146 पर सोशियो का बच्चा हिंदी मीडियम का था, तो बहुत सारे बच्चों को लगा अरे सोशियो में ही इस तरह का, कुछ भी ऐसा नहीं। आप पूरे पेपर को देखोगे तो अगर
थिंकर्स और थॉट का जो पेपर है फर्स्ट पेपर, वो हिंदी माध्यम का बच्चा संभाल ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो थिंकर्स और थॉट का जो भी पेपर है उसमें 2013 के बाद जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पूछे गए हैं वो इतने अप्लाइड हैं, इतने अप्लाइड क्वेश्चन है, उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को स्टैंड करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, अगर ये तो संयोग की बात है, आश्चर्य की बात है और संयोग की बात है कि आप लोग मार्कशीट बाजार में नहीं देखते। तो अगर मार्कशीट बाजार में देखते तो फिर आपको असलियत का पता चल जाता। ओवरऑल क्वालिफाइड देखते, ओवरऑल जो क्वालिफाइड लड़के होते हैं वो किसी भी विषय में आए तो क्वालिफाइड करे। टीना ढाबी मैं नहीं मानता इसलिए क्वालिफाई की, इंग्लिश मीडियम की थी, वो थ्रू आउट रही, उसका पूरे गार्जियन का सपोर्ट रहा, उसका अच्छा एजुकेशन हुआ, लेडी श्री राम कॉलेज से थी दिल्ली में, पॉल साइंस पर और बाकी सब्जेक्ट पर उसका ग्रिप है। अभी भी उसका आप आंसर देखोगे तो थीसिस बेस्ड राइटिंग जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ऑलरेडी राइटिंग बहुत मैच्योर ढंग से वो कर पा रही थी। अब उसी सब्जेक्ट को कोई दूसरा बच्चा लेगा जिसके पास एक्सप्रेशन नहीं है तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट में वैसा नहीं कर पाएगा, वो परफॉर्मेंस उतना वो तरह का होने का सवाल ही नहीं है। तो ये अंध दौर है, जिस सब्जेक्ट से टॉपर निकल जाते हैं, जैसे 3-4 वर्ष पहले ज्योग्राफी से टॉपर निकले तो बच्चे उसमें भीड़ लगा दिए। आज नौबत क्या है आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो। हिस्ट्री में क्या है कि ये सब्जेक्ट एवरग्रीन सब्जेक्ट है, इसका अपना आज से नहीं, सुभाष चंद्र बोस और सत्येंद्रनाथ टैगोर के समय से ही रहा है और अपने ढंग से अपनी गति में चलता रहा है। कोई बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं, किसी भी बैकग्राउंड का लड़का इस सब्जेक्ट को ले सकता है। दूसरी बात, आपका जीएस में बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। कहोगे जीएस का एडवांटेज, जैसे आप पहले प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन को लो, पिछली बार तो बड़ा लाभप्रद स्थिति में थे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, क्योंकि पिछली बार 22 क्वेश्चन प्रीलिम्स की हिस्ट्री से आए थे। नॉर्मली 22 तो नहीं आते हैं, पिछली बार 22 आ गए, अन्यथा आपको इसमें 15 से 17 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर मिला के आपको हर साल दिखेंगे। इस बार 22 क्वेश्चन थे। कई बार क्या होता है किसी किसी को अपग्रेड करवाते हैं, और पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को बिल्कुल नदारद कर दिया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्वायरमेंट पर पूछते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के ऊपर पूछते हैं, तो वो हर साल उनका अपना ये होता रहता है। तो अच्छा, इतना ही नहीं बल्कि शुरू से ही आप अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन 15 से 17 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के हर साल मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चन करेंट से हो जाता है। जैसे इन्वायरमेंट का है तो भी करेंट से है, पॉलिटिकल भी क्वेश्चन पूछते हैं तो करेंट से, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन तो कंप्लीटली करेंट से पूछते हैं, आपने देखा होगा, करेंट इकोनॉमी से। लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन में वो करेंट नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री कल्चर में उतना लेते ही हैं। तो अगर 5 क्वेश्चन भी तुमने लीड ले लिया प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना तुम्हारे अपने राइवल से तुम्हें ज्यादा मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन का भी तुमने लीड ले लिया तो प्रीलिम्स में। मेंस में आओ तो मेंस में फर्स्ट पेपर में 250 मार्क्स के फर्स्ट पेपर है, 100 मार्क्स हिस्ट्री, 100 मार्क्स ज्योग्राफी और 50 मार्क्स इंडियन सोसाइटी। अब कहोगे इसमें क्या एडवांटेज है? 100 मार्क्स तो एडवांटेज का इसमें प्रश्न क्या है, क्योंकि 100 मार्क्स के तो हिस्ट्री भी और 100 मार्क्स की ज्योग्राफी भी है, ठीक है, और 50 मार्क्स की इंडियन सोसाइटी। एक्चुअली ज्योग्राफी के क्वेश्चन को तुम पढ़ के देखो, क्वेश्चन बैंक तुम लोग घर में रखते हो तो क्वेश्चन बैंक खोल के देखना, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को तुम खोल कर देखो, तो वहां पर तुमको पता चलेगा कि उसमें जैसे अगर 7 क्वेश्चन उन्होंने ज्योग्राफी का पूछा है, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा है, नॉर्मली अब 12.5 मार्क्स के पूछते हैं तो 8 पूछते हैं, अगर 10 मार्क्स के पूछते हैं तो 10 क्वेश्चन तक ले जाते हैं। तो उसमें तुम देखोगे कि जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कम से कम 60% क्वेश्चन बिल्कुल करेंट होगा, 60 to 70% क्वेश्चन, मतलब है तो ज्योग्राफी का लेकिन करेंट इशू से जुड़ा हुआ होगा मुद्दा, कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होगा, तो इस तरह से कुछ नेचुरल डिजास्टर से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखोगे तो प्योरली आपको हिस्ट्री कल्चर का क्वेश्चन दिखेगा। मेजोलिथिक कला है ना, मध्य पाषाण कालिक चित्रकला के सौंदर्य बोध पर प्रकाश डालिए, आधुनिक चित्रकला के सौंदर्य बोध से ये कहां तक तुलनीय है। और देखिए सिर मुड़ाते हैं ओले पड़े, नॉन हिस्ट्री का जो बच्चा है वो तो हाथ जोड़ लेगा कि भाई ये मध्य पाषाण कालीन मुझे मुश्किल है समझना, और ऊपर से मध्य पाषाण कालीन चित्रकला, और चित्रकला में भी सिर मुड़ाते हैं ओले पड़े, चित्रकला में सौंदर्य बोध। अब सौंदर्य बोध ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, पहले तो सौंदर्य बोध बच्चों, सौंदर्य बोध क्या है? तो जो चेहरा सुंदर लगता है उसका बोध सौंदर्य बोध है।
किसी बच्चे से मैं पूछूं, अब 100 बच्चे से मैं पूछूं कि थोड़ा बताओ बच्चे सौंदर्य बोध क्या है, तो सौंदर्य बोध भी नहीं समझ पाएगा। कल्चर पर क्वेश्चन पूछते हैं, विश्व इतिहास पर क्वेश्चन पूछते हैं, मॉडर्न पर क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉन हिस्ट्री वालों के बस की नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। ये बात अच्छी तरह जानता है, तुम तो अभी अथी में हो, संजोग से जब बार मेरा क्वालिफाइड स्टूडेंट भी बैठा हुआ है, इस बार फिर वो देगा। अभी तो किस पोस्ट, अभी किस क्या मिला है तुमको? इंडियन पोस्टल सर्विस मिला है। अब करो, अब आप इन लोगों के साथ तैयारी ये भी करेगा अभी फिर इसको। इस बार हमने सोचा है कि एक बार सिलेबस तुम कर लो, ताकि अगर कुछ मार्क्स भी बढ़ जाए तो डायरेक्ट IAS हो जाए। तो ये भी इस बात को जानता होगा, ये तो ऑलरेडी दिया है, तो ये बेहतर समझ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर, बाहरी पेपर को डील करना पड़ता है। कितनी नॉन हिस्ट्री के बच्चों के लिए कितना कठिन होता है हिस्ट्री और कल्चर का क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं कर सकता वो। कई बार क्या होता है कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूं, तो वहां पर बच्चे भी पूरी दुनिया कल्चर कल्चर, 2-3 चीज को तुम बहुत रट देखोगे, इंटरनल सिक्योरिटी, कल्चर। अब कल्चर कई बार सर कल्चर कैसे, सर कल्चर में क्या पढ़ लो, कौन नितिन सिंघानिया ये बुक वो बुक कई लोग पढ़ते हैं, कल्चर में क्या पढ़। तो मैं उसको कहता हूं कि थोड़ा एकांत में आना। तो एकांत में क्यों बुलाता हूं, उनको कान में कहता हूं कि मेरी राय मानो तो कुछ मत पढ़ो, क्योंकि तुम कल्चर पढ़ोगे भी तो भी कल्चर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो फिर उसमें तुम्हारी एनर्जी भी लग जाएगी। उसे वो एनर्जी किसी दूसरे क्षेत्र में लगा दो, क्योंकि तुम नॉन हिस्ट्री के हो। तुमको कल्चर का क्वेश्चन लिखने के लिए उतना हिस्ट्री जानना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, जितना बच्चा जान सकता है हिस्ट्री का। तो तुम जब ऑप्शनल तुम्हारा हिस्ट्री नहीं है, तो तुम क्यों उतना हिस्ट्री पढ़ोगे? उतना हिस्ट्री पढ़ोगे तुम अपना ऑप्शनल क्या खाक पढ़ोगे? तो कल्चर का क्वेश्चन अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही कोर्ट में रखता हूं क्वेश्चन को, कैसे कोई नॉन हिस्ट्री वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकता है? अब कल्चर पर उन्होंने पूछा कि मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यता के विपरीत भारत की प्राचीन संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती रही, इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब कैसे कोई नॉन हिस्ट्री का बच्चा, हिस्ट्री का बच्चा तो सॉल्व कर ही नहीं पाता, जो हिस्ट्री का बच्चा जिसको अच्छे ढंग से नहीं, इसलिए GS वॉल में मुझे हिस्ट्री में काफी टाइम देना पड़ता है, हिस्ट्री कल्चर में उनको मैं पूरी कोशिश वहां पर काम करता हूं, इसीलिए कि कम से कम वहां पर बच्चे, उस संस्थान के बच्चे बाकी बच्चों से थोड़ा अलग हो जाए, नॉन हिस्ट्री के भी हैं तो भी। अन्यथा बड़ी मुश्किल होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि भाई अब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, पहले इन सभ्यताओं की थोड़ी झलक हो, थोड़ी समझ हो, तभी तो वो कर सकते हैं उसको। अगर इन सभ्यताओं की झलक नहीं है, कैसे वो क्वेश्चन को कर लेंगे? और वो भी प्राचीन संस्कृति भारत के अविच्छिन्न रूप में चलती रही। व्हाट डू यू मीन बाय प्राचीन संस्कृति? अब इसका मैं बैकग्राउंड बताऊंगा तुम लोगों को, जो तुम लोग क्लास कवर करोगे तब पता चलेगा कि जो बच्चा हिस्ट्री कल्चर का या हिस्ट्री का सीरियस बच्चा है, जिसकी समझ अच्छी है, वही इस क्वेश्चन को लिख सकता है। जिसकी समझ अच्छी नहीं है वो नहीं लिख सकता है। अब हिस्ट्री के बच्चों का कई बार हाल ऐसा हो जाता है कि है तो हिस्ट्री का बच्चा, लेकिन ठीक से हिस्ट्री पढ़ा नहीं, जैसे तैसे पढ़ लिया है। अब पेपर देने गया तो नॉन हिस्ट्री का बच्चा सबसे पेपर सॉल्व नहीं हुआ। अब पूछे कि पानीपत इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई? अब इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई? अब बच्चा लोगों का दिमाग घूम गया, इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में घटित तो हुई, क्यों हुई, क्यों हुई, क्यों हुई? जवाब नहीं। अब नॉन हिस्ट्री का जो बच्चा है वो देख रहा है, ये हिस्ट्री का बच्चा है, वो पूछ रहा है कि अमुक जी, अरे आपका क्या है बॉस, आप तो आज छाए हुए हैं, पानीपत से लेकर और मेसोपोटामिया तक आप दिख रहे हैं। और वो जो अमुक जी हैं उनकी स्थिति भी खराब है, क्योंकि वो भी गंभीरता से तो पढ़ा नहीं है। तो कहते हैं हाँ हम लोग के लिए थोड़ा कंफर्टेबल जरूर है, लेकिन मन ही मन कहते हैं कि हमारी स्थिति आज तुमसे कोई खास ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मतलब ये होता है कि अगर चीजों को तुम समग्रता से देखते हो तभी पढ़ते हो। नॉन हिस्ट्री के बच्चों को मैं बोल देता हूं कि कल्चर के लिए तुम अलग से एफर्ट मत लगाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी बुक पढ़ोगे वही घाट के 3 पाठ, वहां पर क्वेश्चन और उसका आंसर कर नहीं पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर तुम एक लीड लिख सकते हो। फर्स्ट पेपर में मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि तुम लोग 50 मार्क्स का लीड लो, बाकी बच्चों से 50 मार्क्स। तो क्यों? तो 100 मार्क्स में बाकी बच्चा नॉन हिस्ट्री का बच्चा 20 मार्क्स से ज्यादा नहीं ला पाएगा, 20% से ज्यादा मार्क्स वो नहीं ला पाएगा। तुम 70% तक ला सकते हो। 70% अगर बहुत एम्बिशियस हमारा प्रोग्राम है तो हम 60% पर ही उसको रखते हैं। तो 40 मार्क्स का तुम लीड ले सकते हो। चलो 40 मार्क्स में 10 हमने हटा दिया, 30 मार्क्स का तो लीड ले सकते हो।
30 मार्क्स बहुत होता है यूपीएससी में, एक पेपर जीएस में। ये तुम्हारा हिस्ट्री में एडवांटेज होगा। ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन होगा तो ज्योग्राफी का बच्चा भी लिखेगा उतना ही शिद्दत से, नॉन ज्योग्राफी का बच्चा भी लिखेगा, क्योंकि नॉन ज्योग्राफी का बच्चा भी तो करंट पढ़ ही रहा है ना। लेकिन हिस्ट्री का बच्चा में, नॉन हिस्ट्री का बच्चा, मेरा दावा है वो नहीं लिख सकता, वो क्वेश्चन छोड़ देगा, या क्वेश्चन लिखेगा भी तो ऐसा लिखेगा कि उसका उत्तर पढ़ने के बाद परीक्षक को खोज कर उसके घर पर आना पड़ेगा कि बॉस आपका नाम क्या है और ये उत्तर क्यों लिखा तुम। अब मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की सभ्यता, अब देखो कितना टेक्निकल चीज है जो सिर्फ तुम ही लोग समझ सकते हो। अब टेक्निकल चीज का एक उदाहरण बताता हूं। मिस्र की सभ्यता का नाम सुना है तुम लोग? कितने लोगों ने सुना है? चलो सुने हुए, और जो नहीं सुने हो सुनोगे आगे चलकर, सुनना तो पड़ेगा ही। तुम इसलिए तुमको सुनना पड़ेगा क्योंकि तुम ये नहीं सोचो कि मेरा हिस्ट्री है इसलिए सुनना, अगर जीएस भी रहेगा तभी सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन जीएस का है और जीएस में भी तुमको 60% हिस्ट्री का एरिया कवर करना ही पड़ता है। बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? यहां से जो बच के जाते हैं वहां पर हलाल हो जाते हैं। यहां पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन उनका मिस हो जाता है, मेंस में क्वेश्चन मिस हो जाता है। मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता तीनों समकालीन सभ्यता थी। हैव यू हर्ड अबाउट इट? अब जब मिस्र में सभ्यता पनपी, पुराना वो तुमने पढ़ा होगा फराओ शासक, मिस्र का पिरामिड, उस जो बनाने वाले जो बड़ा निरंकुश एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स थे वो थे। मेसोपोटामिया में एक सभ्यता पनपी, वो भी हड़प्पा सभ्यता की तरह के समकालीन सभ्यता थी। आगे हड़प्पा सभ्यता भारत में पनपी, हड़प्पा सभ्यता का पतन तो हो गया, मतलब नगरीय चरण का पतन हो गया, परंतु हड़प्पाई संस्कृति थी वो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। फिर वैदिक आर्यंस आए, तो वैदिक आर्यंस अपनी एक अलग प्रकार की संस्कृति चला रहे थे, लेकिन हड़प्पाई संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों के मेल से भारत की प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ। उधर क्या हुआ कि यूरोप में तुम देखोगे, यूरोप में एक यूनान की सभ्यता आई, यूनान की सभ्यता के बाद रोम की सभ्यता आई, और यूनानी और रोमन सभ्यता यूरोप की प्राचीन सभ्यता थी, इसको क्लासिकल सभ्यता बोलते थे। अब हुआ ऐसा कि जब 7वीं सदी में पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में इस्लाम का उद्भव हुआ, तो इस्लाम जब अपना प्रसार शुरू किया तो इस्लाम ने मिस्र लोकेशन पर देख रहे उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र लाल सागर के बगल में, तो इस्लाम ने मिस्र को जीत लिया, फिर मेसोपोटामिया को जीत लिया। तो मेसोपोटामिया का मतलब हुआ वर्तमान इराक, दजला फुरात की घाटी में। तो ऐसे जब सभ्यता बढ़ती गई, मतलब वो इस्लामी सभ्यता, तो उसने मिस्र को जीत लिया, उसका इस्लामीकरण कर लिया। तो मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता थी वो दब गई। मेसोपोटामिया को जीत लिया, उसका इस्लामीकरण कर लिया, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो दब गई। और फिर ये दोनों सभ्यताएं दब गई। इन दोनों सभ्यताओं के बारे में आगे आने वाली पीढ़ी जानते ही नहीं थे। 19वीं सदी में दोबारा खुदाई हुई और खोज हुई, तब आधुनिक मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग जाने कि देखो प्राचीन काल में हमारी एक उन्नत सभ्यता थी, लेकिन वहां का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया। यूरोप में जो ग्रीक और रोमन सभ्यता थी, जिसको क्लासिकल सभ्यता बोलते हैं, जब ईसाई धर्म का उद्भव हुआ और ईसाई संस्कृति छा गई यूरोप में, तो फिर ग्रीक और रोमन सभ्यता ये दोनों दब गई और ईसाई सभ्यता वहां छा गई। जब 16वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण में फिर एक बार क्लासिकल साहित्य का उद्घाटन किया गया और 16वीं सदी में यूरोपीय विद्वान फिर एक बार अपनी उस प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर में परिचित हुए कि हमारे ईसा की 6 शताब्दी और 7 शताब्दी यानी 5 शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे यहाँ एक बड़ा ही उन्नत संस्कृति पनपी थी, यूनान की संस्कृति, और उसमें महत्वपूर्ण हमारे दार्शनिक और लेखक हुए थे। तो उनके ग्रंथ को यूरोप में 16वीं सदी के बाद तेजी से पढ़ा गया। उसी प्रकार से मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग 19वीं सदी में आकर जान सके कि हमारी भी एक समृद्ध प्राचीन संस्कृति थी। भारत में भले ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, प्रोटोसिवा, शिव की पूजा, मातृ देवी की पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जितनी भी ट्रेंड थी सब भारतीय संस्कृति में आ गई। उसके बाद वैदिक आर्यंस आए, तो वैदिक आर्यंस ने उसमें मंत्रोच्चारण, आप समझ सकते हो कि वैदिक ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने एक वैदिक धर्म चलाया, उपनिषद का चिंतन लिखा गया। भारत पर भी इस्लाम का हमला हुआ 12वीं सदी में। 12वीं सदी में इस्लामी राज वैसे तो शुरू हो गया महमूद गजनी के समय से ही, लेकिन 12वीं सदी के अंत में यहाँ पर एक इस्लामी शक्ति की तुर्की राज्य की स्थापना हुई। फिर तुर्क के बाद मुगल आए, तो मुस्लिम शक्ति ने यहाँ भी आक्रमण किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसको इस्लाम धर्मांतरण नहीं करा पाया। इस्लाम दुनिया में जहां भी गया, वहां गया तो मुस्लिम अल्पसंख्यक बन के, लेकिन मुस्लिम शीघ्र वहां बहुसंख्यक बन गए, क्योंकि बड़े पैमाने पर उन्होंने धर्मांतरण करवा दिया।
और जब बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ तो क्या हुआ कि वहां की जो लोकल जनसंख्या थी वो मुस्लिम बन गई। भारत में उन्होंने जीता जरूर, लेकिन धर्मांतरण नहीं करा पाए, और चूंकि धर्मांतरण नहीं करा पाए इसलिए मुस्लिम अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक बनकर रह गए। एल बैशम लिखते हैं कि एक तरफ मस्जिद में उलेमा अजान दे रहे थे, दूसरी तरफ पंडित मंदिर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे, दोनों संस्कृति चलती रही। और जो वैदिक ऋषि जिनके मंत्रों का आज से 5000 ईसा पूर्व में जो मंत्र लिखे गए वो आज भी हिंदुओं के घर में वो मंत्र पढ़े जाते हैं, और वो अनइंटरप्टेड रूप में, अविच्छिन्न रूप में भारतीय संस्कृति आज तक चलती रही है। अब इतनी समझ जिसको विकसित होगी वही संस्कृति का क्वेश्चन लिखेगा। जरा यूपीएससी के जो क्वेश्चन सेट है उनको बुला के पूछा जाए कि क्या भारत में बच्चों को आपने इस कदर की शिक्षा दी है कि बच्चे आपके प्रश्न का जवाब दे सके। अगर आपको शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना था तो पहले स्कूली शिक्षा में परिवर्तन कीजिए, कॉलेज की शिक्षा में परिवर्तन कीजिए। इन बच्चों को जो कॉलेज और स्कूल के प्रोडक्ट जो आ रहे हैं और सिविल सेवा में आप ऐसे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं तो आप ये बच्चे कहां से उसके जवाब देंगे। अब तुम लोगों को यूपीएससी के स्तर पर लाने के लिए विशेष रूप से तैयार अपने आप को करना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो ना। आवाज में दम नहीं है, क्योंकि किसी भी उम्र में अगर डिटर्मिनेशन हो तो तैयारी हो सकती है। लेकिन ये बात जान लो, सौदा सस्ता नहीं है। कोई विषय दिखाकर, कोई एडवर्टीजमेंट करके, कोई कुछ करके बच्चों को ठग कर कोचिंग संस्थान में ले आए, लेकिन कोचिंग संस्थान के बस की चीज नहीं रह गई सिविल सर्विस की तैयारी कराना। उसके लिए तुमको विशेष रूप से तैयारी करने की जरूरत है। तो हिस्ट्री में एक एडवांटेज यह है कि जीएस में तुमको फायदा मिलेगा, और फायदा सिर्फ यही नहीं मिलेगा कि तुम उस विषय को लिखोगे, फायदा यह मिलेगा कि दूसरे बच्चे उस विषय को नहीं लिख पाएंगे और तुम लिखोगे, इसलिए तुमको एडवांटेज होगा। तीसरा फायदा जो मुझे नजर आता है, जैसे अब हेमंत सती कहता था, बात हुई थी तो उसको कहता था, क्योंकि मैं आई हैव टू शेयर विथ यू, कभी तुम उससे बात कर सकते हो तो पता चलेगा कि वो कहा कि हिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट था, मैंने उस समय उसको, जैसे अभी तो थोड़ा जीएस में मार्क्स इनहेंस हुआ है ना, तो पिछले साल का मार्क्स तो थोड़ा सा ज्यादा जीएस में आया है, तो इसलिए उस पैमाने को भूल जाओ। पीछे से पीछे मार्क्स थोड़ा और कम था जीएस में, तो उसको 333 मार्क्स आया हुआ था। तो उस समय के, अपने समय के लिए उसको अच्छा मार्क्स माना गया था 333 उसका। तो ऑप्शनल में भी उसका ठीक ठाक था और जनरल स्टडीज में भी उसको ठीक ठाक ही लगभग था 333। तो ले देके तो फिर आईएएस उसको मिल गया। वो कहा करता था कि जो अभी रिसेंट में बात हुई कि सर हमको हिस्ट्री जो ऑप्शनल था तो हमको जीएस में बहुत एडवांटेज मिला, और हमारे कुछ बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे तो हमारे जीएस वर्ल्ड में ही कोचिंग करते हैं जहां पर हमने एक दूसरे ढंग से उसको किया है, लेकिन जो बच्चे अन्यत्र भी कोचिंग करते हैं उन बच्चों से भी बात होती है तो बच्चे बोलते हैं कि हमको हिस्ट्री पढ़ने के बाद जनरल स्टडीज की समझ थोड़ी बेहतर हुई। और समझ बेहतर होने की वजह है, पहले तुमको हिस्ट्री के पाठ्यक्रम को तुम देखो, तो हिस्ट्री का पाठ्यक्रम देखो तो उसमें पहला आता है तुम्हारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में भी, अब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिलेबस पर भी आऊंगा, पहले इन बातों को समाप्त कर दूं। तो प्राचीन भारत का इतिहास है तो उसमें भी तुम देखो तो एक आता है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, और प्राक ऐतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर ऐतिहासिक काल उसके बाद। तो प्राक ऐतिहासिक काल में आपका आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और महापाषाण काल। तो अब ये तुमको ये टॉपिक्स आ गए। अब इन टॉपिक्स में आपको भारत का एक मानव शास्त्रीय अध्ययन करने का मौका मिलेगा कि भाई कौन कौन यहाँ पर नस्ल के लोग थे, यहाँ के ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या था, लोगों की तकनीकी क्या थी, तकनीकी लोगों के जलवायु संबंधी परिवर्तन कैसे होता गया, लोगों के जीवन में किस तरह से बदलाव आता गया। और सबसे आश्चर्यजनक चीज होगी जिसको बच्चे अकेले पढ़ते थे कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता जो विश्व की विलक्षण सभ्यता थी उसी काल में विकसित हुई। तो उसी एक अलग तरीके से देखा जाता है। जीएस भी 2014 में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण वर्तमान नगरीकरण को कहां तक इनपुट प्रदान करता है। अब इनपुट प्रदान कर,
अब इस एरिया से थोड़ा सा तुमको जीएस में फायदा मिल जाएगा और थोड़ा भारत का कल्चर समझने भी इनिशियल फायदा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कम फायदा जीएस में यहां से तुमको मिलेगा। अब ये संयोग है कि मध्य पाषाण काल की संस्कृति पूछ दिया, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण का इनपुट पूछ दिया, आगे भी पूछ सकता है। लेकिन जो वैदिक काल ऑनवर्ड्स है, वहां से वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इसमें आपको भारतीय संस्कृति को समझने का मौका मिलेगा। जैसे देखो कुछ बुक्स हम, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मेरे लिए इसलिए है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पुस्तक बच्चे पढ़ते हैं वही पुस्तक शिक्षक भी पढ़ते हैं, तो दोनों के बीच जो पैमाने का अंतर बड़ा कम हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों के तो बुक्स तो बहुत ही, बुक्स रीडिंग तो तुम लोग कर ही नहीं सकते, बुक रीडिंग तो करने का तुम लोगों के पास बहुत टाइम है नहीं। तो एक तो मेरा बुकलेट है और प्लस में तुमको बेसिक स्टडी के लिए कुछ चीजें बताऊंगा, बाकी तो मैं क्लास में ही पूरा कवर करूंगा। तो उसमें तुम देखोगे कि जैसे अभी मामला है, अब यही बुक रोमिला थापर की आई थी, द पास्ट एज द प्रेजेंट। ये पास्ट एज द प्रेजेंट जो बुक है, ये इस बुक को तुम पढ़ोगे तो इस बुक में ये कहता है, ये रोमिला थापर ये कहती है कि सबसे अधिक संभावना पास्ट के दुरुपयोग की होती है। जैसे आज संस्कृति की ही बात होती है तो एनडीए सरकार कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, मोहन भागवत कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो निम्न जाति के लीडर्स हैं वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं। मैंने एग्जैक्टली समझने का लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि भारतीय संस्कृति है क्या। जैसे दो शब्द आता है, एक हमारा अतीत, दूसरा हमारे अतीत। तो प्राचीन काल के अध्ययन में तुमको पूरे भारतीय संस्कृति के विकास को समझने का मौका मिलेगा। और एक एडवांटेज जो हमें नजर आता है, तुम लोग तो शायद दूसरे विषय का सिलेबस नहीं जानते हो तो इसलिए तुम इस चीज को शायद नहीं समझ पाओ, लेकिन मैं इसको अगर तुम दूसरे विषय का सिलेबस जानोगे तब तुमको फर्क पता चलेगा। जैसे मान लो दूसरे विषय तो उसमें कोई टॉपिक है तो अब टॉपिक का वहां भी एक लिंक बन सकता है। जैसे मान लो अगर फर्स्ट पेपर में थिंकर्स ही है तो पहला थिंकर अगर हॉब्स है, दूसरा लॉक है, तीसरा रूसो है, तो तीनों तीन काल का है, लेकिन हाँ तीनों का विचार में तीनों ने राज्य के अनुबंधात्मक सिद्धांत पर लिखा है, तो वहां सोचकर बच्चे एक लिंक बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें ये टॉपिक है, जैसे समाजशास्त्री, तो उसमें क्या है कि एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से वैसा लिंक नहीं बनता है जैसा लिंक हिस्ट्री में बनता है। जैसे हिस्ट्री में पूरी दुनिया, जैसे वैदिक काल में आए, वैदिक काल से आप बुद्ध काल में आए, बुद्ध काल से मौर्य काल में आए, मौर्य से मौर्योत्तर काल में आए, तो आप एक काल से दूसरे काल में आ रहे हो, तो उन कालों को तुम स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर ही नहीं सकते। जब तक तुम बुद्ध काल का डेवलपमेंट नहीं देखो हो तब तक मौर्य काल के साथ तुम न्याय नहीं कर सकते। जैसे मेरे पढ़ाने से पहले यही अव्यवस्था थी हिस्ट्री के अध्यापन में, जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में था तो उसमें अव्यवस्था यह थी कि एक दो टीचर उसमें पढ़ाते थे और काफी चर्चित टीचर थे, लेकिन उनका जब हम खुद स्टूडेंट लाइफ में आए तो खैर हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी मैं था, मेरी भी इच्छा थी कि कहीं पर क्लास करूं, जरा देखूं कि आईएएस की तैयारी कैसे होती है। थोड़ा सा इच्छा तो सबको होती है, कोई नए बच्चे आते हैं तो, लेकिन मैंने जब पढ़ाने का पैटर्न देखा तो मुझे लगा कि हाँ लोचा है यार, इसमें फायदा हमें होगा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें हम देखते थे कि आज गुप्ता एज पढ़ा दिया, कल के टीचर आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा दिया, तो अब हमको लगा कि भाई गुप्ता एज कल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसका मतलब कि गुप्ता एज तुमको रटना पड़ेगा। फिर अब कोई अकेला गुप्ता एज पढ़े, जैसे तुम लोग करंट ही पढ़ते हो तो आधार पर फैसला आज पढ़ लोगे, फिर कल अगर आएगा कि हाँ अयोध्या पर फैसला, तो अयोध्या पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आज तुम बड़े उत्साह से कॉपी में लिखोगे, पढ़ोगे, करंट की कॉपी में लिखोगे, 5 दिनों के बाद ना सुप्रीम कोर्ट रहेगा ना अयोध्या रहेगा, तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल ही उतर जाएगा। क्योंकि जब तक उसका पीछे से बैकग्राउंड और लिंक नहीं है तो लोगों को याद कैसे रहेगा। हमको तो सबसे बड़ी समस्या याद रखने की, ठीक है तुमको हम 6 महीना पढ़ाते रहे, तुम पढ़ते रहे, सब कुछ बहुत अच्छा चला, तुम लोगों ने काफी मेहनत की, लेकिन परीक्षा भवन में जब कागज कलम जिस समय लेके बैठोगे लिखोगे क्या, सबसे फंडामेंटल चीज तो यह है। और वो चीज तब आती है जब तुमको चीजें याद हो, जब तक याद नहीं होगी तो कैसे लिखोगे उन चीजों को, और उसको याद रखने के लिए लिंक बनना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई गुप्ता एज पढ़ रहा है, तो अगर गुप्ता एज कोई अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, गुप्ता एज अगर मौर्य एज के बाद पढ़ रहा है, मौर्योत्तर काल के बाद पढ़ रहा है, तब तो गुप्ता एज समझ में आता है कि हाँ एक पीरियड से दूसरे पीरियड का जुड़ाव कैसा है। लेकिन जो वैसे नहीं पढ़ रहा है उसको फिर फायदा क्या है पढ़ने का, फिर तो आज पढ़ेगा 5 दिनों के बाद भूल जाएगा, वही अयोध्या के फैसले की तरफ। तो मुझे वो अपील नहीं किया, मैंने फिर सोचना शुरू किया और मैंने अपना मेथड डेवलप किया, और जो मेथड मैंने डेवलप किया वो यूपीएससी में मेथड इतना वर्क किया कि आज मेरा इस बात की खुशी है कि आज दिल्ली में ही बहुत सारे स्टूडेंट मेरे टीचर हैं और रिपीटेड टीचर हैं, और
भारत के स्तर पर हम कहेंगे तो भारत के स्तर पर मैंने 50 टीचर का लाइन खड़ा किया। तो अगर हिस्ट्री पढ़ाया, लेकिन उसमें फर्क ये आ गया कि जैसे अब कोई 97 में किया क्लास, कोई 98 में किया, कोई 2000 में किया, कोई 2002 में किया, तो हम चीजों को रोके हुए नहीं रखते हैं, हम चीजों को हर साल चेंज करते चलते हैं। तो चेंज करते चलते हैं, मेथड भी चेंज करते चलते हैं। तुम लोगों के बच्चे फिर मैं तरीका चेंज करूंगा। जैसे जैसे मतलब जैसे तुम लोगों को पढ़ाने के क्रम में केवल तुम लोग हमसे नहीं सीखते हो, हम भी तुमसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम तुमसे ये सीखते हैं कि तुमको डिफिकल्टी कहाँ होती है। मैं इतना कोशिश करता हूं फिर भी तुमको कहाँ प्रॉब्लम होता है, तो मैं दूसरे बैच में फिर उसको अच्छा, उसके बाद जो मेरे क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं और जो बच्चे इंटरव्यू में मतलब क्वालिफाई किया, इंटरव्यू से हट गया, और जो बच्चे फाइनल क्वालिफाई किया, और जो बच्चे मेंस में ही छट गया, इन तीनों तरह के बच्चे से हम अलग अलग राय लेते हैं कि तुमको क्या दिक्कत महसूस हुई, और तब उस राय के आधार पर फिर मैं अपने अध्यापन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूं। तो इसलिए उसमें दिक्कत तुम्हें नहीं होती है। तो वो जो तरीका था वो तरीका गलत था, और जो मैंने अपना तरीका डेवलप किया, अब तुम लोगों को मैं लाता हूं विषय के ऊपर, और बहुत अच्छे ढंग से तुम समझ पाओगे कि किस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री का काम करेंगे तो तुम्हारे लिए कैसे आसान होगा। एक चीज तो तुम देखो, मानकर चलो, कोई भी ऑप्शनल हो, ये बहुत मायने रखता है कि यूपीएससी के लायक तुम्हारी तैयारी हो रही है कि नहीं। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारा विषय क्या है, तुम्हारे लिए मायने यह रखता है कि तुम्हारा जो अध्यापन हो रहा है वो यूपीएससी स्तर का अध्यापन हो रहा है या नहीं। तो उसमें दो तीन चीजें होती है। एक, पहले सबसे पहले जरूरत होती है फंडामेंटल्स का ज्ञान। जैसे अब तुम कागज कलम उठाओ और हम पाठ्यक्रम के सहारे पूरे भारतीय इतिहास को, पूरे भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके हम तुमको समझा देते हैं, और बड़े अभी पढ़ाते नहीं हैं, अभी हम कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बताएंगे, अभी तुमको थोड़ा सा एक आइडिया देंगे कि ताकि तुम यह समझो कि हमें जरूरत क्या है। जैसे लिखो, हाँ, भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, अब देखो बच्चों, भारतीय इतिहास में हमने अपनी सुविधा से इसको 5 खंडों में बांटा है। तो आप डैश देकर लिखिएगा, कि अध्ययन के क्रम में इसे निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर देखने की जरूरत है। निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर देखने की जरूरत है। अब डैश दे दीजिए और डैश देकर लिखिएगा खंड प्रथम, और खंड प्रथम में लिखिएगा प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें आप अब डैश देकर सब टॉपिक बनाइए, इसको इस तरह से डॉट देते जाइए, तो टॉपिक डॉट देकर यहां पर लिखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर यहां दीजिएगा नौ पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल, नौ पाषाण काल, फिर वही उसी तरह से डॉट देके
हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। फिर नेक्स्ट वन ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। और सबसे लास्ट में लिखिएगा महापाषाण काल, महापाषाण काल। महापाषाण काल। अब देखो ये जो पहला खंड है, ये पहला खंड, अब टॉपिक तो मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक हल्की सी झलक आपको दे देता हूं। ये जो खंड है, ये खंड में मुख्य रूप से इसके अध्यापन में थोड़ा मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण रखना पड़ता है। अब इस खंड के अध्ययन में हम लोग इतनी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लें तो इस खंड में कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, आगे बढ़िएगा इसी में। हाँ लिखिएगा, हाँ, इस खंड के अध्ययन की विधि, इस खंड के अध्ययन की विधि के अध्ययन की विधि दैत्य का लिखिएगा। अब इसे पॉइंट फर्स्ट करिए, पॉइंट फर्स्ट, और लिखिए कि हाँ लिखा, हाँ लिखिए इस खंड की विशेषता है, इस खंड की विशेषता है, इस खंड की विशेषता है कि इस विशेषता है कि इस खंड से जुड़े हुए कालों के अध्ययन के लिए इस खंड से जुड़े हुए कालों के अध्ययन के लिए जुड़े हुए कालों के अध्ययन के लिए साहित्यिक साक्ष्य का उपलब्ध नहीं होना, साहित्यिक साक्ष्य का उपलब्ध नहीं होना, साहित्यिक साक्ष्य का उपलब्ध नहीं होना, तथा हमारी लगभग पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता, हमारी पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता, 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 हाँ, इसलिए इन कालों के अध्ययन में, इन कालों के अध्ययन में, कालों के अध्ययन में हमारे समक्ष संपूर्ण तस्वीर उभर कर नहीं आता, हमारे समक्ष संपूर्ण तस्वीर उभर कर नहीं आता, संपूर्ण तस्वीर उभर कर नहीं आता, हाँ, परंतु हम अध्ययन के क्रम में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं। अब फिर देकर पॉइंट 2 लिख दीजिएगा, पॉइंट 2, इसी से जोड़ के पॉइंट तो अपनी सुविधा से हम कर देते हैं। पॉइंट 2 लिखिएगा कि पुरातात्विक साक्ष्य हमें, पुरातात्विक साक्ष्य हमें, पुरातात्विक साक्ष्य हमें किसी काल विशेष की कहां तक जानकारी दे पाता है, पुरातात्विक साक्ष्य हमें किसी काल विशेष की किसी काल विशेष का कहां तक जानकारी दे पाता है, कहां तक जानकारी दे पाता है, जानकारी दे पाता है,
तथा कहां यह कहां यह मौन रह जाता है, कहां यह मौन रह जाता है, मौन रह जाता है नहीं बोलता है, मौन रह जाता है, मौन रह जाता है। अब देखो, तुम लोग को मैं रेगुलर क्लास में बताऊंगा कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है और साहित्यिक साक्ष्य क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य वो होता है कि जैसे किसी भी समुदाय से जुड़े हुए उसके उपकरण हैं। अब उपकरण में पत्थर के उपकरण भी बने, हड्डी के उपकरण भी बने, लकड़ी के उपकरण भी बने। तो लकड़ी और हड्डी के उपकरण तो नष्ट हो गए, पत्थर के उपकरण बचे हुए हैं। अगर थोड़ा आगे बढ़ोगे, जो वो सेटल लाइफ जीने लगते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए जो घर हैं, लकड़ी और सरकंडे के घर हैं, या फिर उनके द्वारा तुम कह सकते हो कि जो कहीं पर चित्र बनाए गए हैं। जैसे आप मध्य पाषाण काल के लोग हैं, उन्होंने भीमबेटका में, जो मध्य भारत में एक जगह है भोपाल के समक्ष, भीमबेटका की गुफाओं में बड़े ही चित्र बनाए हुए, तो उन चित्रों का अध्ययन करके, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है। साहित्यिक साक्ष्य है लिपि। अभी लिपि का विकास नहीं हुआ है, तो उनके चित्र हैं वही सांकेतिक भाषा के रूप में काम कर रही है। लिपि का विकास हड़प्पा सभ्यता के काल में जरूर होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि वो लिपि नहीं पढ़ी जा सकेगी, तो वहां भी साहित्यिक साक्ष्य का उपयोग नहीं होगा, यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग होगा। आगे मैं उदाहरण देकर आपको बताऊंगा कि इसमें जब हम अति प्राचीन काल का अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए केवल यही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्या है, हमारे लिए यह भी इंपॉर्टेंट होता है हम किस स्रोत से जानते हैं और वह स्रोत उसके लिए कितना कारगर है। जैसे अगर हम भारत में पूरा पाषाण काल के लोगों का अध्ययन करें और यूरोप में पूरा पाषाण काल के लोगों का अध्ययन करें, तो भारत में पूरा पाषाण काल के लोगों के अध्ययन में व्यवधान यह है कि हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ का जलवायु शुष्क है, वर्षा ज्यादा है, तो यहाँ पर जो हड्डी उड्डी के जो उपकरण हैं वो बहुत जल्दी डिकम्पोज कर गए। और यूरोप में ठंडी जगह है, तो वहां पर जो खुदाई हो रही है, तो वहां बहुत अच्छे ढंग से हड्डी वड्डी के उपकरण निकल रहे हैं। तो ये कारक भी है, यह कारक भी हमारी कहीं ना कहीं सीमा बन जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारा भारत निर्धन देश था, तो हम लोगों ने खुदाई भी बड़ी कंजूसी से की है। क्षैतिज खुदाई अगर ज्यादा करते तो दो समस्या, एक तो पॉपुलेशन इंडिया का बहुत ज्यादा है, तो हर जगह आदमी बैठा हुआ है, तो एक तो रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि सेटलमेंट को हटाना पड़ता। आप हटिए यहाँ से, अंदर में संस्कृति है, इसको खोदना पड़ेगा। कोई आगे कहे क्लास, कोचिंग क्लास में कि हटिए, यहाँ पर हम खुदाई करेंगे संस्कृति के, तो हम तुम लोगों को पढ़ाने कहाँ जाएंगे, है ना, तो हम जाके कोर्ट में रिट कर देंगे, तो मतलब मामला फंसेगा। तो बात यही हो रही है कि ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि खर्चीली प्रक्रिया ज्यादा यहाँ थी। अब खर्चीली है ज्यादा थी, सरकार उतना एफोर्ड नहीं कर सका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तो वो आपका आर्कियोलॉजी में लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस आपको कहीं ना कहीं इन कालों के अध्ययन में भी लिमिटेशंस पैदा करता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। यह वह काल है जब भारत में जलवायु परिवर्तित हो रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है, यह अधिक शुष्क हो रहा है, यह अधिक शुष्क हो रहा है, अधिक शुष्क हो रहा है, शुष्क हो रहा है। इसलिए खेती की भूमि और चारागाह की भूमि विकसित हो रही है। खेती की भूमि और चारागाह की भूमि विकसित हो रही है। ये तो बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लोगों के उपकरणों की बनावट, लोगों के उपकरणों की बनावट, लोगों के उपकरणों की बनावट, बनावट में भी अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है। जहां पहले बड़े और भारी उपकरण बनते थे, जहां पहले बड़े और भारी उपकरण बनते थे, वहीं अब छोटे और हल्के उपकरण बनने लगे। वहीं अब छोटे और हल्के उपकरण बनने लगे।
छोटे और हल्के उपकरण बनने लगे। इससे मानव की गतिशीलता बढ़ गई। इससे मानव की गतिशीलता बढ़ गई। गतिशीलता बढ़ गई का मतलब समझ गए कि नहीं? जैसा पहले भारी उपकरण लेकर तुम शिकार पर चलते, तो भारी उपकरण को लेकर शिकार पर चलने में क्या समस्या होती समझ सकते हो? और भारी उपकरण लेकर शिकार पर चलते तो उतनी गतिशीलता नहीं होती, लोग धीरे धीरे विकसित होते। तो अब मूवमेंट कम होता, अब मूवमेंट बहुत फास्ट हो गया। तो जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहा है, उपकरणों की बनावट में अंतर आ रहा है, ये एक बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट वन लिखिएगा, नेक्स्ट वन पॉइंट। हाँ, धीरे धीरे लोगों की बसावट में भी अंतर आने लगा था। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या कम हो रही थी। वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में बस्तियों की संख्या बढ़ रही थी। अब ब्रैकेट में वहीं पर ब्रैकेट डाल के लिख दो कि मानचित्र पर स्थल देखना है, मतलब स्थल का काम आपको मानचित्र पर करना होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और फिर मानचित्र का क्वेश्चन भी आपका साथ ही साथ सॉल्व हो जाएगा। तो मानचित्र पर स्थल को देखना होगा। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि मानव पहले शिकारी और खाद्य संग्राहक था। परंतु कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत के बाद मानव खाद्य उत्पादक बन गया। और यहीं से इतिहास में बड़े परिवर्तन आए। अब देखो, पहले मानव क्या करते थे? पत्थर के उपकरणों से, बाकी उपकरणों से शिकार करते थे। और शिकार और खाद्य संग्रह का मतलब जानते हो? खाद्य संग्रह का मतलब हुआ जैसे जंगली उत्पाद को तोड़ के लाए, कहीं फल मिल गया तो उसको खा लिया, कहीं मधु मिल गया तो उसको ले लिया और उसको इस्तेमाल कर लिया, उसको खा पी लिया। यही मानव का जीवन यापन होता था। हाँ, 2 पॉइंट इसमें और। लेकिन अब शिकारी और खाद्य संग्राहक का मतलब हुआ कि अब पशु को मार के खाना। मैं बताऊंगा रेगुलर क्लास में, सभी थोड़ा तुमको झलक दे रहा हूं। हम चाहते हैं कि एक बार पूरे इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस पर तुम्हारी नजर पड़ जाए ना, तो फिर उसमें मैं तरीका बता दूं कि कितना आसान है और कैसे हम क्वेश्चन को वहां पर डील कर लेंगे आसानी के साथ। क्योंकि देखो, अब एक बार हम पहले इस पूरे प्रकरण पर चाहते हैं, जैसे अब शिकारी और खाद्य संग्रह का है तो खुद पता चल जाएगा तुम्हें। अब पशुपालन क्यों होगा? पशुपालन होगा कि आप शिकार के लिए निकले भूखे, पता चला कि उनको शिकार ही नहीं मिला
और भूख से बिलबिला रहे हैं, वापस आ गए, तो उनके दिमाग में आइडिया है कि 10-20 को बांध के रखते हैं, जब जरूरत होगी तो उसको काट के खा लेंगे। अब उसके बाद वो गए, कुछ जिंदा पशुओं को पकड़ा, उसको बांध के रखा। अब बांध के रखा एक खास वातावरण में, आगे उनको पता चला कि अरे कल तो 20 था, अचानक 22 हो गया, बड़ा छोटा 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 वो पशु आ गया। तो उनको दिमाग में आया अच्छा अच्छा ये सब पैदा भी करता है, मतलब कि ये सब है ना, बढ़ा भी सकता है, वंश वृद्धि की भी संभावना है। तो वो कृत्रिम वातावरण देने लगे, तो पशु से फिर पशु निकलने लगे, और फिर क्या हुआ कि पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। तो उसी प्रकार से कृषि का है। तो अब कृषि में भी विवाद है कि भाई कृषि क्यों आरंभ हुआ, कृषि को आरंभ होने की वजह क्या थी। तो द डिबेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो फिर बाद में पता चला कि भाई तो कृषि को आरंभ होने का सवाल यह था कि जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहा है, एक यह कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जैसे जब लोगों में जनसंख्या ज्यादा हुई तो खाद्य की संभावना, मतलब अब भोजन यापन की ज्यादा जरूरत हुई। अब चूंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो अब शिकार से और खाद्य संग्रह से पेट भरना मुश्किल हो गया, तो उनको अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ा। और ये कृषि का आविष्कार महिलाओं ने कर दिया, जो कि पुरुष लोग जाते थे वहां पर शिकार और खाद्य संग्रह पर, महिलाएं वहां पर आसपास बैठी रहती थी, तो बगल में वो क्या करती, दाना वाने छींटती थी। तो उनको देखा कि अरे भाई तो पौधे उग गए, पौधे से फिर फसलें निकलने लगी, तो धीरे धीरे से कृषि का आविष्कार हो गया। तो इन किन प्रकार इन चीजें चल रही। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हाँ लिखना कि हाँ 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 लिखिए, हाँ 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 लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ हाँ। बढ़ती हुई खाद्य उपलब्धता के साथ, बढ़ती हुई खाद्य उपलब्धता के साथ, बढ़ती हुई खाद्य उपलब्धता के साथ, खाद्य उपलब्धता के साथ लोगों के जीवन में, बढ़ती खाद्य उपलब्धता के साथ लोगों के जीवन में अधिक अवकाश आया, लोगों के जीवन में अधिक अवकाश आया, अधिक अवकाश आया, माने लीजर मिला, अवकाश है ना। और फिर हाँ, लोगों का आकर्षण धर्म एवं कला की ओर बढ़ा, लोगों का आकर्षण धर्म और कला की ओर बढ़ा। धर्म एवं कला की ओर बढ़ा, मतलब आप समझ रहे हो कि लोगों का आकर्षण अब धर्म और कला की ओर बढ़ेगा। एक बार बताओ, तुम लोग कभी कभी लिखते होगे, जैसे तुम लोग का फॉर्म भरते हो, प्रीलिम्स में भी ये फॉर्म में भरवा लेता है ना, कि मेंस के स्तर पर भरवाता है, हॉबी मेंस के स्तर पर कि प्रीलिम्स पर ही मेंस के। हाँ, तो कई बच्चे हमसे पूछने आते हैं कि सर मेरा हॉबी क्या है। हम कहते हैं हम कैसे बताएं, आज तक हमने खुद नहीं सोचा मेरा हॉबी क्या है, तुम्हारा हॉबी में क्या सोचा। तो अधिकतर देखो कि बच्चों के साथ परेशानी होती है खोजने की भाई हॉबी क्या है। तो हॉबी की परेशानी क्यों होती है पता करो। हॉबी की परेशानी होती है कि तुम लोग जिसमें से डिसाइड किया होगा तुम लोग कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ाना है, उसके बाद न तुमको अपना हॉबी देखने का फुर्सत मिली, न हमको अपनी हॉबी देखने की। हॉबी तो मन करता है कि बैठ के गप करें क्या, लेकिन अब अलाउ हो तभी तो। अब दोनों आदमी पेट के सवाल है, तुम लोग अपने लिए मर रहे हो, हम अपने लिए मर रहे हैं, ना हम अपने हॉबी को इनकलकेट कर सकते हैं, तुम्हारे हॉबी को इनकलकेट तुम लोग कर पाते हो। अब ये सोचने वाली बात है कि जिसके लाइफ में अवकाश होता है तो हॉबी को प्रमोट करता है। तो पहले क्या था कि पहले लोगों का जीवन ऐसा था कि 24 घंटा में मुश्किल से 5-6 घंटा सोते थे और 14-15 घंटा वो खाद्य जुटाते थे, तब पेट भरता था। तो कला की तरफ और साहित्य की तरफ और धर्म की तरफ रुझान कैसे जाएगा। जब नौबत आई, जब कृषि का आरंभ हुआ, तब उनके जीवन में फिर अवकाश आया, गांव बसे, साथ साथ रहने लगे, दावत समारोह होने लगा, भोज होता था, सार्वजनिक भोज है ना, महिलाएं लोग को भी घर पर अवकाश मिला, बूढ़े लोगों को थोड़ी छुट्टी मिली। तब उन्होंने सोचना शुरू किया जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। काश उनका साहित्य होता तो उनकी सोच में पता चलता। उनकी चित्रों से हम सोच समझने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने प्रकृति से अपना साहचर्य स्थापित किया और जिंदगी को समझने का अवसर मिला। कभी कभी मैं तुम लोगों को पूछता हूं कि तुम रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कभी कुछ नहीं सोचते हो क्या। मतलब नॉर्मली इंसान है और जब अवकाश होगा तो कई बार आदमी जीवन तो सोचना शुरू कर देता है, मैं क्यों हूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे ऊपर कोई सत्ता है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, है ना। बहुत तरह के सवाल अपने मन में जेहन में आते हैं, भले ही हमको पब्लिकली एक्सेप्ट करे या ना करे, हम सभी के मन में वो सवाल आता है। तो धीरे धीरे उनके मन में ये सवाल आएंगे तो मानव सभ्यता का विकास होगा। आज जो तुम धर्म देख रहे हो, कला देख रहे हो,
आज बंगाली लोग मछली खाते हैं, मछली की संस्कृति में जुड़ी है, लेकिन मध्य पाषाण काल में ही वहां पर तुमको फिश हुक मिलेगा। फिश हुक बोलते हैं बंसी जो मछली फंसाने वाली होती है, पत्थर की बनी हुई। मैंने मध्य पाषाण काल से लोग मछली खा रहे हैं उधर, नवपाषाण काल से मछली खा रहे हैं, आज तक खा रहे हैं। तो सिचुएशन कैसे बना? हमारे जो आदि मानव थे, धीरे 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 जो भारत में विकास होगा तो कैसे विकास होगा? साहित्य उपलब्ध नहीं है, हम लोग पुरातत्व के आधार पर इन सबको पढ़ रहे हैं। उससे भी तो अजीब बात हो गई कि जब अभी मानव ने बस खेती वेती शुरू की, तब भारतीय उपमहाद्वीप के एक खास क्षेत्र में एक हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता आ गई। नगर, इतने उन्नत नगर मैं फोटो में दिखाऊंगा कि आज भी उनके ईंटों को देखकर लालच होगा, कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाए तो नंबर 2 ईटा के रूप में आज भी बेच लेगा उसको। इतने पकाए गए, इतने बेहतरीन ईंटें जो मोहनजोदड़ो और